नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। शनिवार का दिन है और ये कहा जा रहा है कि अगले एक दो दिनों में एक अच्छी खबर आ सकती है। युद्ध रुक सकता है। ट्रंप तो हालांकि पचासियों बार ये दावा कर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार ईरान की तरफ से भी पॉजिटिव संदेश दिखाया गया है। तो क्या होगा इसका असर? सोने चांदी ने जिस तरीके से कल उछाल लिया, क्या सोने चांदी में अब यूटर्न ले लिया है? क्या गिरावट का वो दौर खत्म हो गया है? और क्या शेयर बाजार में भी रौनक लौटेगी? किन्हीं सब मामलों पर बात करते हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी से। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, बड़ी उम्मीद जाग गई है। हालांकि ट्रंप साहब पर तो आप ज्यादा विश्वास करते नहीं हैं। वो तो 57 बार दावा कर चुके होंगे कि युद्ध अभी रुक जाएगा, अभी नहीं रुकेगा। लेकिन इस बार ईरान की तरफ से भी बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई गई है। और ये कहा गया है कि जितना बेहतर माकूल इस समय दिख रहा है, समय ऐसा पहले कभी नहीं था। तो क्या उम्मीदें अब जगा ली जाए कि ये दुनिया भर को तबाह करने वाला युद्ध अब समाप्ति की ओर? जी हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम्म। और आपने जो मेन बात थी वो तो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कह ही दी कि ट्रम्प को मैं यकीन नहीं करता हूँ। इंग्लिश में कहावत होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हाँ। जब तक हो नहीं जाता तब तक मैं नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट मैं तो होने के बाद भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ईरान जिस तरीके से आहत हुआ है हाँ। और जिस तरीके से उसके डैमेजेस हुई हैं, उसके ईरान मॉरली, ईरान स्ट्रक्चर वाइज, फाइनेंशियली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से ईरान जो है हर्ट हुआ है। और मैं कल ईरान के आंकड़े देख रहा था विक्रांत, वहां पर 80% इस समय, वहां के एक इकोनॉमिस्ट हैं सैयद करके, उन्होंने लिखा 80% वहां पर इस समय इन्फ्लेशन है, 80%। और लोगों को रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, आटा दाल घी जो भी सामान वो लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, उसके लिए भी ईएमआई लेनी पड़ रही है। उसके लिए ईएमआई स्कीम्स बैंकों ने खोल दी है। और वहां पर लोग, तो ईरान बुरी तरह से घायल है। तो घायल जो है, घायल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पर हम्म। हाँ, मैं बहुत निराशावादी भी नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि दिल से तो मैं भी चाहता हूँ, जिस प्रकार से खासकर आर्थिक नुकसान दुनिया भर में इसका हो रहा है, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि ये रुके। और अगर रुकता है तो अच्छी बात है। संडे को ट्रम्प साहब 80 साल के हो जाएंगे। हाँ। 80 साल के। हाँ। और वो स्वीकार करें ना करें अपने आप को, 80 साल, 80 साल भारत के पैमाने पे तो बहुत बड़ी आयु होती है। हाँ। अमेरिका में अमेरिका में आपको ये बता दो, इतनी बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। हाँ। अमेरिका में लोगों की उम्र लंबी होती है, पर हालांकि वहां पर जो बुढ़ापा होता है बहुत कष्टदायी होता है। क्योंकि वहाँ ओल्ड एज होम में लोगों को डाल दिया जाता है, बच्चे छोड़ जाते हैं, बच्चे होते ही नहीं, पता ही नहीं होता, होते भी हैं तो वहां डाल देते हैं। पैसे वैसे उनको सरकार से मिलते हैं, या अपनी उनकी पेंशन वेंशन या कुछ ना कुछ आता रहता है। तो 80 के हो जाएंगे। उनकी टारगेट तो ये है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन वाले दिन, हाँ। मैं ये खबर लोगों को दूं या उसके अगले दिन दूं उसको। तो फिंगर्स क्रॉस्ड विक्रांत, अगर कुछ होता है तो मैं समझता हूं कि मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट्स, शेयर मार्केट भी एक अच्छा रिबाउंड देंगी। क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि $90 से नीचे आने का संकेत दे चुकी हैं। हाँ। क्रूड ऑयल की कीमतें मुझे लग रहा है $80 तक जा सकती है। हम्म। और आपके जो बहुत विशिष्ट सोने चांदी के सारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ से कुछ और रिकवरी दिख सकती है। पहला टारगेट तो $4500 का होगा, हाँ। क्योंकि जो बेस बना हुआ था बहुत दिन से, उस बेस को भी तोड़ा था सोने चांदी ने। परंतु 16 और 17 जून, जैसा मैंने कहा है, सोने चांदी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कमेंट्री किस प्रकार की रहती है अमेरिका के फेड की तरफ से। हाँ। सर, गोल्ड सिल्वर की आपने जो बात की, गोल्ड ने कल, गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही उछाल देखा। गोल्ड में करीब 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई और चांदी में करीब 6.45% की। यानी गोल्ड करीब $126 के करीब बढ़ा और 4240 के भाव पर दिखाई दे रहा था। तो यानी क्या ये माना जाए सर, जो नीचे गिरने का दौर चल रहा था इस युद्ध के कारण, तेल के कारण और बाकी भी जो तमाम कारण थे, उन सब को लेकर, क्या अब यूटर्न ले लिया है या ये केवल एक तात्कालिक है, या इसे माना जाए कि अब सोने और चांदी पर जो संकट आया था वो टलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जब आप बढ़ोतरी कहते हैं सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ। $126 उछला, परंतु अपने उस लेवल से जो लोग उनको देख रहे थे उससे तो अभी भी हाँ। काफी नीचे है, पर ठीक है।
एक घुमाव $4,000 के, $4,050 के आसपास था, वहां से उसने घुमाव लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, $4,200 के आसपास खड़ा हुआ है। हाँ। तो उम्मीद तो यही करते हैं, पर दो तीन चीजें इसमें जो अभी हमें नजर बना के रखनी होगी। पहली चीज है 16-17 को फेड की मीटिंग, जैसा मैंने कहा कि फेड की मीटिंग किस किस तरफ जाती है, क्या हाँ। कमेंट्री आती है, और अगर कहीं उन्होंने गलती से रेट बढ़ा दिया हाँ। तो यहाँ से थोड़ा सा और आपको सोने चांदी पर प्रेशर दिख सकता है। हालांकि मुझे, जैसा मैंने कहा कि केविन वॉश डोनाल्ड ट्रंप के आदमी है, चांस कम है कि रेट बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं तो कुछ न्यूट्रल रखेंगे, परंतु कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, जो महंगाई के आंकड़े आए हैं हाँ। विक्रांत, वहां पर यार। 4.2 के आसपास, वो आंकड़े थोड़े से डराने वाले हैं। और इससे क्या होता है कि इससे बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। हम्म। बॉन्ड यील्ड, आपको बता दो, डॉलर इंडेक्स जो पीछे था, जिसका हम बात लगातार करते हैं, उसकी वजह से भी बढ़ती है, और महंगाई बढ़ती है तब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। हम्म। तो अगर महंगाई वहां पर और ज्यादा बढ़ी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप निजी तौर पर चाहते हैं कि अब ये सोने इसके हाँ। क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए, क्योंकि मुख्यतः वहां पर महंगाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से ज्यादातर, कुछ तो उन्होंने टैरिफ की वजह से करी थी उस समय, पर टैरिफ की वजह से, अब टैरिफ तो रिवर्स, वहां को पता है सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर चुका है, हम्म। रिफंड करने को कहा गया, जिसके खिलाफ वो कोर्ट में मूव कर गए हैं कि हम रिफंड क्यों करें, ये है वो है, वो एक अलग बात है। तो कुछ टैरिफ की वजह से, और ज्यादातर ये एनर्जी की प्राइस से बढ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये क्रूड ऑयल के दाम $80 या उससे नीचे जाते हैं, हम्म। तो अमेरिका की महंगाई पर भी कुछ लगाम लगेगी। अगर अमेरिका की महंगाई पर लगाम लगी तो यहाँ से आपको सोना चांदी और ऊपर दिखाई, तो वैसे तो युद्ध के रुकते ही कुछ रिकवरी आपको दिखाई देगी, पहली बात। दूसरी बात, क्या यहाँ टिकी रहेगी ये नहीं टिकी रहेगी, ये कमेंट्री पे डिपेंड करेगा और महंगाई के आंकड़ों पे डिपेंड करेगा। तो अभी अगर मैं कहूं कि युद्ध के रुकने के बाद भी सोने चांदी की कीमतों में, अगर मैं ऐसा कहूं विक्रांत, के हाँ। पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, ये आपने बड़ा सस्पेंस डाल दिया है सर लोगों को, क्योंकि जनता तो ये सोच रही थी कि अब शायद रिकवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस नहीं, पर। हाँ। विक्रांत, एक मिनट क्षमा करें, आपको टोक जी। रहा हूं। मैं देखिए, मैं निराशा व्यक्त नहीं करना चाहता, मैं हाँ। बहुत रियलिस्टिकली चलता हूँ। हाँ। रियलिस्टिकली देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू तो मेरा वही बना हुआ है, हाँ। जो पहले का था वही आज कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो लोग को ये कमेंट करते हैं, कभी कुछ कहता है, मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ। हम लोग उस परिस्थिति का एनालिसिस जरूर करते हैं, पर वो जो मैंने 2 से 5 साल वाला आपको एक हाँ। बेंचमार्क दिया हुआ है, वो अभी वही का वही बना हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। परंतु मैं रियलिस्टिक इसलिए देता हूं और कंजर्वेटिव देता हूं कि अगर कुछ ऐसा महंगाई के बड़ा नंबर आ गया और कमेंट्री ऐसी आ गई, तो हो सकता है सोने चांदी पर और दबाव रहे। हालांकि प्रिंसिपली, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ, $4500 मुझे पहला टारगेट लग रहा है। उसके बाद अगला टारगेट मैं $5000 का सेट करके चल रहा हूँ। $5000 का मतलब हो गया भारतीय रुपयों में करीब करीब 1,65,000, 1,60,65,000, क्योंकि भारतीय रुपये में अब इसको ना कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हाँ। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट कभी तो पूरा आ हाँ। जाता है, कभी स्पॉट मार्केट में और एमसीएक्स में रेट बहुत फर्क हो जाता है। तो हम्म। मैं 1,60,65,000 मुझे नेक्स्ट टारगेट, इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है, हाँ। अगर ये महंगाई के बारे में कोई बहुत बुरी खबर नहीं आई और बॉन्ड यील्ड ज्यादा उसकी वजह से ना चढ़ी तो। सर, एक और खबर आई कि सरकार ने जो गोल्ड सिल्वर के बेस इंपोर्ट प्राइस है वो कम कर दिया है। इसको अगर थोड़ा सा समझाएं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हालांकि इससे सोने चांदी की कीमत पर तो किसी तरह का कोई फर्क पड़ता नहीं होगा। बहुत मामूली सा पड़ता है विक्रांत। ये बेस प्राइस का मतलब होता है, जब आप सोना चांदी यहाँ लेकर आते हैं, तो जो सीबीआईसी है, सेंट्रल हाँ। बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हाँ। वो एक जिस प्राइस पे ड्यूटी लगाता है, वो हाँ। एक बेस प्राइस होती है। हम्म। तो वो $80 के करीब कम कर दी गई है। हम्म। तो $80 कम करने से जिस प्राइस पे इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है 15% की, हाँ। वो प्राइस नीचे आई है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इंपोर्ट ड्यूटी की प्राइस की कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, बहुत मामूली होता है विक्रांत। हाँ। इसका कोई इतना लंबा चौड़ा असर इस पे नहीं दिखाई देगा, हमारे हमारे आपके काम का नहीं है, निवेशकों के हाँ। काम का नहीं है। ये ज्यादातर जो इंपोर्टर्स होते हैं उनके काम का है, क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो उनको थोड़ी थोड़ी सी ड्यूटी में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बेस प्राइस $80 कम कर दी गई है। इंपोर्टर और जो बड़े ज्वेलर्स भी होंगे सर, जो मंगवाते हैं बल्क में, उनको भी इसका नहीं, कुछ उनको फायदा। भी मैं हाँ। उनको भी इंपोर्टर ही कहता हूँ। इंपोर्टर का हाँ। मतलब है जो भी हाँ। व्यक्ति हाँ। बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्टर का अर्थ है जो हाँ। व्यक्ति बाहर से मंगा रहा है वो इंपोर्टर है। सर, शेयर बाजार में कुछ हलचल देखी गई कल। और यूएस में तो खैर स्पेस एक्स के का एकदम क्या ही कहा जाए, जिस तरीके का उस पर रिस्पॉन्स आया है। लेकिन क्या भारतीय शेयर बाजार की भी अब तस्वीर बदलने का टाइम आ गया है? क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया निराशा में रहते हुए। कुछ ऐसा दिख रहा है कि अब मार्केट भी दोबारा से उछलती हुई दिखाई दे। फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ।
कहा जाता है अंग्रेजी में। तो बिल्कुल उम्मीद तो यही करते हैं। देखिए, जो बातें मैंने सोने चांदी के लिए कही विक्रांत, हाँ। वही बातें शेयर मार्केट के लिए भी अप्लाई करती हैं। अगर युद्ध रुकने की खबर आई तो हाँ। आपको मार्केट में सीधा निफ्टी यहाँ से 1000-2000 पॉइंट आपको गेन का, मुझे लग रहा है निफ्टी 25,000 की तरफ फिर सीधा जा सकता है। हाँ। ये पहली न्यूज आते ही उस तरफ बढ़ेगा। और हम्म। जैसा मैंने कहा कि जो अमेरिकन फेड में 16-17 को मीटिंग है, वो इस समय एक और युद्ध की तरह से ही महत्वपूर्ण डेट है। युद्ध की तरह लंबी नहीं है, पर युद्ध की तरह महत्वपूर्ण है। हाँ। उसका हमें उसमें से अगर कोई अच्छी खबर आती है निकल के, कि कोई ऐसा ऑप्टिमिज्म जताया जाता है कि महंगाई अब काबू में आ जाएगी, रेट आगे ना बढ़ाने पड़े, ऐसा कुछ आता है, तो फिर मार्केट यहाँ से भागेगी। हाँ। वरना मार्केट अभी अभी 16-17 का मार्केट को भी इंतजार करना पड़ेगा। एक और चिंता जो मुझे लग रहा है मार्केट्स के लिए बनी हुई है, जी। भारत में खासकर, हाँ। वो है मॉनसून्स की। क्योंकि मॉनसून हाँ। की जो फोरकास्ट है, आईएमडी ने पहले ही उसको डेफिसिट बताया, और एल नीनो मतलब डबल डबल मार है इस बार मौसम की। एक तो मॉनसून पैसे ही कम बतलाया जा रहा है, 90% यानी 10% के करीब शॉर्टेज हो सकती है। दूसरा, ये अगर एल नीनो इफेक्ट आता है, हाँ। और एल नीनो इफेक्ट की इस समय दुनिया भर में चर्चा है, हम्म। तो ये बहुत ही असाधारण परिस्थितियां पैदा कर सकता है। खासकर जो हमारी खरीफ की फसल होती है, उसमें क्योंकि पानी ज्यादा चाहिए होता है, और वो बारिश के मौसम से उसका सीधा संबंध होता है, तो वहां पर एक थोड़ी सी चिंता है। तो युद्ध के बाद ऐसा ऐसा नहीं है कि सारी चिंताएं खत्म हो रही हैं। और ये भी हम क्यों भूले विक्रांत, कि युद्ध समाप्ति हो जाएगा, तो हाँ। युद्ध के बाद जो क्या खोया क्या पाया, हाँ। वो जो मैं आपको बताता हूं कि हाँ। आपने युद्ध के बाद असेस किया जाता है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, कितनी रिफाइनरीज, कितनी एनर्जी के सोर्सेज डैमेज हुए हैं, क्या ये सप्लाई नॉर्मल कितनी जल्दी आ जाएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, वो सब चिंताएं अभी भी विक्रांत हमें उसका असेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, देखिए, अगर मार्केट ऑपरेटर्स को मैं क्या सलाह देना चाहूंगा, आई एम हाँ। श्योर बहुत सारे, हाँ। कि अपनी एक्साइटमेंट को ना धीरे धीरे लाएं। हाँ। एकदम से बल्ले बल्ले ना हो जाए, बस एकदम से युद्ध रुका और नाचना शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि फेड की बैठक, एल हाँ। नीनो, मॉनसून और वॉर की आफ्टर इफेक्ट्स जो है, हम्म। उसका एक एक आकलन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा कि अब हम कितना पीछे जा चुके हैं इस युद्ध की वजह से। हम्म। और दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, स्कार्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि कितने निशान ये युद्ध छोड़ हाँ। गया है, उन निशानों को भरने में, देखा होगा आपने युद्ध के बाद कुछ सैनिकों के हाँ। मुंह पे पहले एक स्कार होता था जिसको जाने में बहुत समय लगता था। तो ये युद्ध कितने स्कार छोड़ गया है, वो स्कार्स जाएंगे भी नहीं जाएंगे, कुछ परमानेंट होंगे, हम्म। कुछ सेमी परमानेंट होंगे, कुछ महीने में जाएंगे, और कुछ जो है कभी भी ना जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत जल्दी सेलिब्रेशन युद्ध की रुकने की वजह से नहीं करनी चाहिए। कुछ सेलिब्रेशन तो बनती है, पर हाँ। ओवर द बोर्ड नहीं जाना चाहिए। सर, जो आपने बात की महंगा, क्योंकि महंगाई के बारे में भी हम और आप अक्सर बात करते हैं। अब महंगाई जो है वो आंकड़ों में भी नजर आने लगी है हिंदुस्तान में भी, और करीब करीब 4% के करीब वो होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात सरकार के लिए भी और लोगों के लिए तो है ही, जो उसे रोज झेल रहे हैं। 3.93 आई कल जो सीपीआई के आंकड़े जी। आए। पर इन आंकड़ों, कल मैं एक टीवी चैनल पे शाम को डिबेट में था, तो जी। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या 3.93 आई ये ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा नहीं है, हाँ। जमीनी तौर पे तो इससे बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब लोग लोग जो दुकानों पे जा रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमें सामान महंगा मिल रहा है, हम्म। और 3.93% महंगा तो नहीं मिल रहा है, इससे 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 ज्यादा महंगा मिल रहा है। हाँ। तो कुछ तो बहती गंगा में हाथ धोना, कुछ लोग तो फायदा उठा रहे हैं महंगाई का। तो मुझे लग रहा है एक तो वो चिंता, दूसरा इन आंकड़ों में एक झोल है, हाँ। जो कि स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने खुद स्वीकार किया है। हाँ। वो ये है कि अब इन्होंने इन आंकड़ों को 15 तारीख को कैप्चर करना शुरू किया है। हाँ। तो 15 तारीख को जब आप सीपीआई के आंकड़े कैप्चर करेंगे, तो जो पिछले महीने जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, वो हाँ। सारी की सारी बढ़त इस आंकड़े में नहीं है, ओ। अगर आप समझ रहे हैं तो। जी। जी। तो इसलिए इसलिए पहली बात तो ये आंकड़े बहुत रियलिस्टिक अभी वैसे ही नहीं है, हाँ। एक्यूरेट नहीं है। तो हाँ। अगले महीने के जो आंकड़े आएंगे ना विक्रांत, यानी कि हम बात कर रहे हैं 12-13 जुलाई के आसपास जो आंकड़े आएंगे, हाँ। वो आंकड़े ज्यादा रियलिस्टिक होंगे। ये आंकड़े अभी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि खुद ही स्वीकार किया है हाँ। कि इसमें पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, और अब सीपीआई में फ्यूल की कीमतें फैक्टर्ड इन होती हैं। हाँ। तो इसलिए वो जो बढ़ोतरी हुई है वो इसमें है नहीं सारी की सारी। तो ये मेरे अनुमान से ये आंकड़े विक्रांत करीब 4.5 के 4.5 के आसपास है, जो अभी आपको 3.93 हाँ। दिख रहा है। और जमीनी तौर पे
ये उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, और जो असली महंगाई है वो इससे ज्यादा है, लोगों को ज्यादा पिंच कर रही है, ये मैं कहना चाहता था, जितनी महंगाई दिख रही है। हाँ और मैं आज आपके शो के माध्यम से पहले भी बोल चुका हूं, मैं आज फिर दोहराना चाहूंगा, क्योंकि आपने महंगाई की, मुझे लग रहा है कि सरकार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए, हाँ भले ही युद्ध रुक भी जाए। हाँ क्योंकि जो जैसा मैंने कहा था ना, सीलन जो दीवार में घुस चुकी है हाँ वो तो अपनी जगह लेके टाइम पे सूखेगी, आपके खाली पीछे नलका बंद कर देने से नहीं सूखेगी, वो तो जो दीवार में आ चुकी है वो एक बार जाएगी पूरा। हाँ तो सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए, और सारे मुख्यमंत्रियों की भी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, बुलाई गई थी अभी दो हाँ, दिन नीति पहले आयोग की तो सबको। मीटिंग हुई थी सर। हाँ, हाँ मीटिंग हुई थी, बुलाई जानी चाहिए, और खास इसी मसले पे बुलाई जानी चाहिए। और सारे सरकारी तंत्र को विक्रांत इस समय जमीन पर उतर जाना चाहिए, देश के कोने कोने में, मार्केट्स में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, ई कॉमर्स पर, ऑफलाइन, जो भी जहां जहां जो जिस प्रकार की सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मंत्रीगण खुद या उनके मंत्रियों के बाद बहुत बड़ी टीम्स होती हैं, उन टीम्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को साथ में लेके कोऑर्डिनेट करके जाना चाहिए। और बाकायदा वहां पर ऐसे निगरानी करनी चाहिए जैसे सिक्योरिटी गार्ड बैठता है ना, अपना हाँ दुकानों के बाहर, घरों के बाहर जिन लोगों को बैठता है, 24 घंटे की निगरानी होनी चाहिए कि कब पिछले कीमत बढ़ी थी, अगली कब बढ़ाई आपने, क्यों बढ़ाई। वो कहे कि हमारी जी पीछे से बढ़ गई, तो पीछे चेक करना चाहिए किसने बढ़ाई। तो ये बहुत सख्त जरूरत है, अगर ये काम किया जाए ना विक्रांत, हाँ मैं समझता हूं आप आधी से ज्यादा महंगाई को रोक पाएंगे, अगर मेरी ये सलाह मान ली जाए तो। हाँ। यानी आपको लगता है सर कि जो महंगाई के आंकड़े, यानी अगली महीने तो आप कह ही रहे हैं कि वो इससे भी ज्यादा बढ़कर आएंगे, तो ये जो जनता को जो झेलनी पड़ रही है सर, उसका सही आकलन कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे पता चले कि कितना जनता पर असर पड़ रहा है? देखिए, जो सीपीआई बास्केट है, हाँ उसको वो तो एक फिक्स बास्केट है, हाँ उसमें आपके खाने पीने की चीजें हैं, फ्यूल के प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, वगैरह वगैरह, स्कूल की फीस भी अब तो आती है। हम्म तो उसका मुझे लग रहा है कि एक तो सीपीआई बास्केट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, हाँ मुझे लग रहा है कि एक एक महंगाई का आकलन लोगों के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के सर्वे करके भी निकालना हाँ चाहिए, कि उन्होंने अगर आज दाल खरीदी थी 1 किलो, तो पीछे कब खरीदी थी, वो हाँ कहेगा जी मैंने 1 महीना पहले खरीदी थी। प्याज कितने की ली थी, इतने की ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने आटा खरीदा था, पीछे कितने का लिया था, इतने का लिया था। दूध का तो हमें पता ही है, हाँ दूध तो बड़ा है, जब वो वैसे, जो चीज वैसे ही पता है उसका आप सीधा ले सकते हैं। आपने पिछले महीने गैस भरवाई थी, इस महीने इतनी गैस पड़ी, ठीक है, ये इतने की आई। आपने पिछले महीने अपने पेट्रोल डीजल के कितना बिल दिया था। तो मुझे लग रहा है ये जो सीपीआई का आकलन है, खाली स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसको जमीनी तौर पर हाँ। परिवारों से बात करके लोगों को सर्व, और ये ऐसा सर्वे है विक्रांत जिसको लोग देने में हिचकिचाएंगे नहीं, ये वोटर वाला नहीं है, ये मैं नहीं बिल्कुल बताता सही मैंने बात। ममता को वोट हाँ दिया कि नहीं दिया, मैं नहीं बताता मैंने कांग्रेस हाँ को वोट दिया कि नहीं दिया, मैं तो नहीं बताता, ये ऐसा, इसमें तो लोग बल्कि बताना चाहेंगे कि हाँ आप, और मुझे लगता है ये सर्वे शहर शहर करे जाना चाहिए, तब आपको रियल इन्फ्लेशन पता लगेगी। ये जो सीपीआई, हालांकि स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेथोडोलॉजी है वो मैं जानता हूं, हाँ पर वो भी मुझे लगता है रिटेल साइट पे जाके किया जाता है, पर यहाँ लोगों से बात करनी बहुत जरूरी, मैं मुझे लग रहा है परिवारों से, क्योंकि हिंदी में कहावत होती है, गांव में होती थी, हाँ जिस तन लागे वो जाने, हाँ सुना होगा आप, बिल्कुल। जिस पे बीत रही है ना, आप वही उससे जानता है। पूछिए, हाँ उससे पूछिए, आप खाली दुकानदारों से आंकड़े निकाल लीजिए या रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से आंकड़े निकाल लीजिए, उससे नहीं पता लगेगा। आप पूछिए कि आप कितना कमाते थे, अब कितनी बचत होती है, वो कहेगा मुझे नहीं बच रहा, तो क्यों नहीं बच रहा है, ये जमीनी तौर पर। और मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं विक्रांत, कि सरकारी तंत्र को जमीन पे इस समय उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा जवाबदेही करना, और विपक्ष को ये एम्यूनिशन का काम करेगा, विपक्ष के लिए ये बिल्कुल बिल्कुल बारूद की तरह काम करेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं उतर के आ रहे हैं जमीन पर। इतना बड़ा सारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेके ब्रॉड बेस्ड डिप्टी कमिश्नर से लेके शहर शहर गांव गांव आपको उतरना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, और जहां भी आपको देखे कि कोई सामान महंगा हुआ है, उसका कारण जस्टिफाई नहीं हो, फैक्ट्री तक जाना चाहिए पीछे, हाँ रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर, सोल सेलिंग एजेंट, और फैक्ट्री तक पहुंचिए, वहां से चलिए और लोगों के किचन तक पहुंचिए, देखिए कहां कहां कौन कितना कितना मार्जिन रख रहा है, किस वजह से उसने बढ़ाया है, जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है। ये इस समय अगर ऐसा काम किया जाए ना विक्रांत, तो हम्म। जो मैं कह रहा हूं आने वाले 3 महीने कठिन है, वो आने वाले 3 महीने उतने कठिन नहीं रहेंगे।
बिल्कुल। और बहुत जरूरी भी है सर, हर आदमी इस समय महंगाई से परेशान तो है ही। एक और चीज सर जानना चाहता हूँ, हालांकि कल आपसे इस बारे में बात हुई थी, लेकिन थोड़ा अगर मुझे विस्तार में समझा सकें सर। जो गोल्ड ईटीएफ में, जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में जो मई के जो डाटा आया है कि 3,000 करोड़ से अधिक का बेचा लोगों ने अपना, तो उसको क्या वो पैनिक सेलिंग है या परेशानी है, या क्या उससे मोटा संदेश क्या दिखाई देता है सर? क्योंकि ऐसा दो तो तीन होगा नहीं तरीके सर के कि लोगों ने प्रॉफिट में उसको बेचा है। नहीं, दो तीन तरीके के सेलर्स होते हैं। प्रॉफिट वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने पुराना लिया होता है, जिनको ये डर होता है हमारा प्रॉफिट अब घटता जा रहा है, ये भी होते हैं। हम्म। पैनिक वाले भी होते हैं कि अब तो भैया गए, ये तो गया। वो भी होते हैं, घाटे पे भी बेच के जाते हैं। और कुछ लोगों ने कुछ पैसे का कमिटमेंट कहीं और किया होता है कि इस पैसे को इतने समय के लिए लगाया था, अब वहां जरूरत आन पड़ी है तो निकल के बाहर हो जाते हैं। हर तरीके के होते हैं इसमें। और मुझे इसमें मतलब ये मैं तो देखिए आपको कल भी बताया था कि इसमें मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि गिरते हाँ में बेचा जाए, क्योंकि आप या तो घाटा खाएंगे या आप कम मुनाफे पे बेचेंगे। तो हर प्रकार के हैं उसमें विक्रम। सर, एक और चीज की, तेल के दाम क्या देश में, क्योंकि अब कच्चे तेल के दाम तो लगातार कहा जा रहा है कि थोड़ा कंट्रोल में है, वो जो 100 सवा 100 की बात होती थी अब वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और युद्ध अगर रुक गया तब तो और भी अच्छी बात है। क्या आपको लगता है सर, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे उसमें सरकार कोई वापसी ले सकती है, खास तौर पर डीजल में? क्योंकि महंगाई को बढ़ाने में डीजल का तो सीधा सबसे बड़ा योगदान है ही। क्या आपको लगता है कि सरकार को उस तरफ भी सोचना चाहिए? ले सकती है अगर ये 70-75 डॉलर तक आ जाते हैं विक्रांत। तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसको इसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि नहीं तो सरकार पे इल्जाम लगता है कि जब आप बढ़ते हैं तब तो आप बढ़ा देते हैं, जब घटते हैं तो आप घटाते नहीं है। तो ये वन वे वाला चाल नहीं होना चाहिए, ये दोनों तरफ होना चाहिए। मुझे लगता है अगर 70-75 डॉलर आते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जरूर इसके बारे में विचार करेंगी कि इसमें से पूरी नहीं तो काफी हद तक इसको वापस ले लिया जाए। ऑयल मार्केटिंग कहाँ सर, फैसला तो सरकार को ही लेना पड़ेगा। अब वो एक ही बात है, अब हाँ। तो अब तो एक ही बात है। अब वो देखिए, वो पर्दा तो हट चुका है अब। हाँ। वो तो अब सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पर्दा हट चुका है कि भाई ये मार्केट ड्रिवन है और ये वो सब बातें तो अब पुरानी हो चुकी हैं। जब से इलेक्शन में दाम रुकते हैं तो उन बातों को तो अब करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी 50-55% शेयर तो सरकार के पास है इनका, हाँ। इनके पब्लिक के पास और डीआईआई और एफआईआई के पास तो अब बाकी का है। मेजोरिटी शेयर होल्डर तो आज भी इसमें सरकार ही है। तो हाँ। इसलिए वो चीज तो अब वो खत्म हो चुकी है। तो फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और सरकार ने अभी इनको 1.25 लाख करोड़ रुपए दिया भी जब कीमतें हाँ। नहीं बढ़ी, आपको पता होगा। बिल्कुल। तो फिर सरकार देगी तो अपने किसी प्राइवेट कंपनी को थोड़ा ना पैसे हाँ। बांटते फिरते हैं सरकार वाले। तो इसलिए आई थिंक वो तो अंडरस्टूड ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 70-75 डॉलर भी अगर आ जाता है हाँ। तो कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद इसमें से कुछ कीमत वापस ली जाए। सर, एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा आपसे, और कि आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ को लेकर बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई है, बाकी इकोनॉमी को देखते हुए भारत को लेकर वो ज्यादा सकारात्मक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो महंगाई वाला मुद्दा है ये कहीं ज्यादा भारी ना पड़ जाए, इसको जो भी अगर ग्रोथ को ठीक दिशा में आगे रखना है तो इस पर भी उतना ही सख्ती से असर नजर रखनी पड़ेगी? मैं तो कह ही रहा हूं आपसे, मैंने तो कहा। हम्म। मैंने आपको देखा होगा, आपने इतनी देर मैंने ज्यादा हाँ। बात महंगाई पर ही करी। आज गोल्ड सिल्वर पे मैंने बात कम करी, हाँ। महंगाई पे ज्यादा करी। मैं तो स्वयं, क्योंकि महंगाई जीडीपी में अवरोधक है। हम्म। महंगाई जो है कंजम्पशन को नीचे लाती है, और भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहाँ 61% कंजम्पशन से बनती है, अगर आप वहां पर कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड घटती है तो हमारी जीडीपी उससे सीधा सीधा असर होगा। बिल्कुल आईएमएफ ने जताई है, पर भारत की अभी कंजम्पशन स्टोरी बरकरार है। पर जैसा हम्म। मैंने कहा कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, और लोगों के घर के बजट अगर ज्यादा बिगड़े तो कंजम्पशन यहां से गिरेगी। हम्म। और इसीलिए मैंने ये सलाह जो आपको दी है, ये सलाह में बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। कंजम्पशन स्टोरी, लोगों की जेब पे मार, जीडीपी की ग्रोथ, इस एक एक्शन से जो मैंने बताया है, बिल्कुल। आप हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत सारी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने उस पर जोर देके बोला। एक बस अंतिम सवाल सर, अल्नीनो वगैरह जिसका जिक्र आपने किया, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो इस बार बहुत ही ज्यादा चिंतित करेगी, क्योंकि जी हाँ, कंजम्पशन वहां पर गिरेगा ही बुरी तरह से। बिल्कुल पहले ही महंगाई की वजह से, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने की वजह से वहां पर दिक्कत ही। एल नीनो आया तो जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था है, भारत का करीब आज भी 60% के आसपास हमारी आबादी कृषि पर हाँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल उस पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए ये भी एक महंगाई पे लगाम लगाने का जो मैंने सलाह दी है, ये भी उधर भी काम कर सकता है। अगर आप महंगाई पर पहले से ही लगाम लगा देंगे, इसको हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, यू निप इट इन द बड,
कि हाँ। अगर आप शुरू में ही जब समस्या की बड़ी होती जा रही है, अगर आप उस बीमारी को शुरू शुरू की स्टेज पे इलाज कर देंगे तो वो बीमारी नासूर नहीं बन जाती है। वो बीमारी अगर बड़ी हो गई तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये एक सलाह आप लगाइए कि बहुत सारी समस्याओं को, और आपने एल नीनो को प्रिवेंट, क्योंकि एल नीनो से क्या होगा, फूड गेन प्रोडक्शन इफेक्ट हाँ। होगी, उससे किसानों की, पहले ही किसान अपनी आय को लेके चिंतित रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। जड़ इस समय सबसे बड़ा अगर विलेन है इस समय देश के लिए, तो वो महंगाई है, और उस विलेन के लिए जितने भी हीरो हैं उन सबको मिलकर युद्ध करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सर कि थैंक यू। आपका ये सुझाव किसी भी रूप में सरकार तक पहुंचे, और इस पर निश्चित तौर पर महंगाई के खिलाफ अगर एक युद्ध छेड़ दिया गया तो कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।